नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। खमेनेई का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कमोबेश ज्यादातर लोगों को यह लगा कि जो ईरान वाला एपिसोड है अब वो खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ईरान ने उसके बाद का जो कंटिजेंसी प्लान है, जो सक्सेशन प्लान है, वो भी तैयार रखा है और अब वो एग्जीक्यूशन में आ रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो सिर्फ ईरान में नहीं दिखाई दे रहा, उस पर्शियन गल्फ में नहीं दिखाई दे रहा, जहां अमेरिका ने यह कह दिया है कि अब वहां पर हम किसी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में असमर्थ हैं। उसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पाकिस्तान, भारत और भारत के कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। क्या क्या हुआ वहां पे और कैसे उसे कंट्रोल करने की बात चल रही है, और पाकिस्तान में तो गजब ही हो गया, उस पर चर्चा होगी। और साथ ही भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक बुलाने वाले हैं, उन सब विषयों पर चर्चा होगी। पहली बात ईरान की। ईरान में जो ये लग रहा था कि भैया अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं, जो सुप्रीम लीडर है मारा गया, अब क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद जो ट्रंप का ट्वीट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि ईरान ने ये कहा है कि हम बहुत हार्ड हिट करने वाले हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मत करो, वरना उससे ज्यादा जवाब दूंगा। और अभी ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। आप ये मान कर चलिए 2-3 दिन का कार्यक्रम है, और 2-3 दिन का टाइम फ्रेम अगर ट्रंप दे रहा है तो यानी ये तय किया गया है इजराइल की तरफ से भी, ट्रंप की तरफ से भी, कि किस दिन क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट होंगी। भैया इस दिन खमेनेई मारा गया, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। यानी वो प्लान तैयार है, टाइमलाइन तैयार है, क्या क्या करना है। तो थोड़ा सा ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसी दौरान जो आईआरजीसी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है ईरान के अंदर, खमेनेई की जो असली ताकत थी वो ये नहीं थी कि वो सुप्रीम लीडर था, वो तो थी ही, उसके अलावा जो आईआरजीसी थी वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसका भी कमांडर मारा गया था। अब नया कमांडर उन्होंने घोषित कर दिया है, जिसका नाम है अहमद वाहिदी, जो फॉर्मर डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर रहा है, और ये कहा जाता है बहुत ही कट्टर है, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत बेहतर है। तो यानी कि उन्होंने उसका वो भी तैयार कर लिया। सक्सेशन प्लान के लिए कौन सुप्रीम लीडर होगा, इसकी भी चर्चा चल रही है। और इसी दौरान ईरान ने ओमान के ऊपर भी हमला किया है, और चीजों को थोड़ा सा गल्फ में वो एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहा है कि चीजें थोड़ी सी और बढ़ें, ताकि जब इन लोगों पर दबाव पड़े तो ये अमेरिका को कहें कि भैया रुक जाओ, आपका एम था सुप्रीम लीडर को मारना, आपने मार दिया, अब ठीक है शांति से रहो, वरना इस चक्कर में हम पे ले जाएंगे। और अभी तक जिन जिन देशों पे ईरान ने हमला किया था उसमें एक देश था ओमान, उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो गया। उसके दुकुम पोर्ट पर एक ऑयल टैंकर है जिसका नाम है स्काईलाइट ऑयल टैंकर, उसको स्ट्राइक किया गया है। यानी कि वो, क्योंकि वो थोड़ा सा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे बाहर पड़ता है, और वो ये दुकुम पोर्ट उसी तरीके से डेवलप किया गया था। वहां यूएस, यूके, भारत, हर एक की नेवी वहां प्रेजेंट रहती है कि भैया कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहीं बहुत भीड़ हो जाए, कंजेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। वहां पर भी अटैक है। यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको ईरान सेफ रखना चाहता है। वो एस्केलेशन लेडर को बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, नुकसान ताकि इतना ज्यादा हो कि ये लोग कहें अमेरिका को शांत हो जाओ। और स्थिति ये आ गई है कि ईरान ने अमेरिका का जो सीआईए का स्पाई स्टेशन है उसके ऊपर भी हमला किया। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी बेस सेफ नहीं है। साइप्रस के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी है वो वहां पर स्टेशनड है, उसके हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स हैं वहां पे, कई सौ जवान वहां पर तैनात हैं। और उसी दौरान उसी के एक दायरे में वहां पर अमेरिका का जो स्पाई स्टेशन है, सीआईए के लगभग 4 हैं पूरे साइप्रस के अंदर। और साइप्रस इजराइल से भी और दूर है और वेस्ट में है, यानी कि पूरा इराक पार करेंगे, सीरिया पार करेंगे, लेबनान, इजराइल पार करेंगे, तब जाकर कहीं साइप्रस आता है। वहां तक ईरान हिट कर रहा है, यानी इजराइल तो उसके उसमें है ही। तो यहां तक हिट किए गए हैं। अब इसमें 2 मिसाइल फायर की गई, एग्जैक्ट इनके ऊपर जाकर लगी नहीं है। और अब थोड़ा सा भैया जो यूके है वो डर रहा है कहीं युद्ध में मैं इन्वॉल्व ना हो जाओ, कह रहे नहीं नहीं कहीं हमारे यहां लगा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, थोड़ा 3-5 कर रहा है। लेकिन उसको ही टारगेट करके वो मिसाइल दागी गई थी, थोड़ा इधर उधर हो गई होंगी, लेकिन स्पाई स्टेशंस भी अब उस दायरे में हैं। यानी इस पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ भी सुरक्षित नहीं है।
इसलिए अमेरिका को यह कहना पड़ा कि भैया जो पर्शियन गल्फ है वो मैरीटाइम वार्निंग जोन में तब्दील हो गया है, यहां पर जो भी सिविलियन शिप जाए वो अपनी जिम्मेदारी पर जाए, हम आपको सुरक्षित वहां से नहीं निकाल सकते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर ड्रोन गिरेगा, मिसाइल गिरेगी, जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अमेरिका वहां पर असमर्थ है, क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी है, ईरान के अंदर जो चल रहा है मुझे फिलहाल वो देखना है। और जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, लॉयड नाम से एक कंपनी है यूके में, इन सभी शिपिंग इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी इंश्योरेंस के प्रीमियम 50% तक हाइक कर चुके हैं, और इस एरिया वालों को तो अब इंश्योरेंस दे भी नहीं रहे हैं। तो अभी मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बचा है, मिडिल ईस्ट में अभी हो रहा है। अब सबकी नजर इस बात पे है कि लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगी। अब बहुत लोग तो ये कहने लगे कि खामेनेई के बेटे ने ही सब कुछ बता दिया मोसाद को ताकि उसकी जान बचा। अब नहीं पता भैया, क्योंकि मोसाद ने जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया, किसी का कोई भरोसा नहीं है। खामेनेई के बेटे ने बता दिया, खामेनेई के कुक ने बता दिया, उसके सेक्रेटरी ने बता दिया, किसने बताया नहीं बताया, दामाद ने बताया, बेटी ने बताया, कुछ नहीं पता। हाँ, अगले 48 से 72 घंटे में जो डेवलपमेंट होगी वहां से आपको आइडिया होगा कि चीजें कहां जा रही हैं, क्योंकि अभी किसी को कोई भी क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं पता कि ईरान के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कितने लोग किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं और कितने लोग किसके पेरोल पे, अभी तो वही नहीं पता, तो आप कैसे बताएंगे कि आगे क्या चल रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां क्या होने वाला है। उसके साथ जो पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था ना, ईरान के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा था, जिसने अपना तुर्बत, नोशकी, दलबदीन और ग्वादर में जीवानी जो बेस है वो जो दिया था ना अमेरिका को कि भैया आपने MQ-3C वहां से उड़ाओ, ड्रोन सब चेक वेक करो, रिकॉनेसेंस करो, सर्वेलेंस करो, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत साजो सामान भी वहां गिराया गया हो। अब उस पाकिस्तान के अंदर भी आग लगनी शुरू हो गई है, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए आने वाला समय पाकिस्तान में कहने के लिए नहीं, सही में बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग 15% के आसपास की शिया पॉपुलेशन है। 15% का मतलब 2.5-3 करोड़ शिया वहां रहते हैं, और शिया खामेनेई को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। उनके लिए किसी शाहबाज, किसी ट्रंप, किसी मोदी से, किसी शी जिनपिंग से ज्यादा प्रभाव कोई रखता है तो वो खामेनेई रखता है। आप चले जाइए करगिल के अंदर, लखनऊ के अंदर शिया घरों में चले जाइए, खामेनेई की फोटो आपको मिलेगी। और शहबाज शरीफ क्या कह रहा था? शहबाज शरीफ ये कह रहा है, अरे सऊदी के प्रिंस से मेरी बात हुई है, बड़ी दिक्कत है, आपके ऊपर हमला हुआ है, हम कंडेम करते हैं, ये हो गया है, हम वो करते हैं। ईरान के लिए शांत है बंदा, ऊपर से मदद कर रहा है, तो वहां की शिया पॉपुलेशन को नहीं दिखाई देगा। और पहले भी शिया इंसर्जेंसी इस पाकिस्तान के अंदर हुई है, शियाओं ने सुन्नियों की मस्जिद में क्या किया है नहीं बताना, और वो दोबारा होगा इनके यहां। और जो जो देश पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, संभावित तौर पर वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान में जो हुआ, अमेरिकन काउंसुलेट के ऊपर हमले, और जब अमेरिकन काउंसुलेट पे हमले हो रहे थे और अमेरिका ने गोलियां चलानी शुरू करी, अमेरिकन मरीन्स ने, तो भागते नजर आए। पहले देखते हैं कि कैसे हमला किया। ये कराची में जो यूएस काउंसुलेट है ना, उसके ऊपर हमला हुआ है। लाहौर से भी खबर आ रही है, और खबर यह है कि इस्लामाबाद में भी आज अमेरिकन काउंसुलेट के बाहर बड़ा प्रदर्शन होना है। और जब ये लोग काउंसुलेट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो कोई गार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, और ये सीधा अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब ये दिखाई देता है काउंसुलेट को, उसकी सिक्योरिटी को, देखिए कोई भी काउंसुलेट है, एम्बेसी है, तो वो जो जमीन है वो उस देश की है जिसका वो काउंसुलेट है, वहां उसके कानून चलेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि भैया यहां अब ये पाकिस्तानी जो पुलिस है उसे रोकने में असमर्थ है, तो अगलों ने गोली चलाई, हेडशॉट लिए गए। खबर यह है कि 32 लोगों को गोली लगी है। और जब गोली चलनी शुरू हुई तो किस तरीके से भागे, ये देखिए। अमेरिकियों ने हमला कर दिया।
जब जज्बे वाली कौम पर अमेरिकी स्नाइपर्स ने दागा ना, सारे भाग गए। यह स्थिति है वहां पर। अब क्या जवाब देगा मुनीर उस डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके जाके आगे 250-300 रुपए की प्लेट वो चाटता था कि भैया तुम्हारे कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है। ऐसा ईरान में हुआ था पहले, जब कॉन्सुलेट को बंधक बना लिया गया था वहां के एम्बेसी को। अब यहां पर हो रहा है, और कहां हो रहा है? उस देश के अंदर जो अमेरिका का वसाल स्टेट है। यह स्थिति है। तो अगर शिया पॉपुलेशन कुछ करने पे आएगी तो क्या होगा पाकिस्तान में, ये उसकी वानगी है, और रोक नहीं पाए वो लोग। अमेरिका को अपने हाथों में लेनी पड़ी वो बात, और फिर लिस्ट जारी होती है जिन जिन के गोली लगी है। एसएमबीबी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर है कराची के अंदर, उसने लिस्ट जारी करी है कि इन लोगों के गोली लगी है। कोई 18 साल का, कोई 22 साल का, कोई 21 साल का, कोई 27 साल का। किस तरीके से रेडिकलाइज किया जाता है, उस रेडिकलाइजेशन का फायदा उठाया जाता है, ये इसकी वानगी है। ये देखिए यहां पर लिस्ट है पूरी। तो अभी पाकिस्तान को बहुत कुछ भुगतना है। भारत में भी हैं कुछ ऐसे उन्मादी। कश्मीर के अंदर प्रयास किया आग लगाने का, वहां भी दंगा भड़काने का, वहां भी केओस क्रिएट करने का। पुलिस ने बढ़िया से जम के लाठीचार्ज की, बढ़िया से चटकाए। लखनऊ के अंदर हुआ, नारे लग रहे थे, डेथ टू अमेरिका, और जो भी नारे लगते हैं सब कुछ कर रहे थे। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप खमेनी को अपना लीडर मानते हैं, मानिए, प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाएंगे? क्या इस देश के संसाधनों को उस एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरे देश में बैठा है, आपके होगी एलिजेंस उसके लिए, तो इस देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचेगा क्या? उस खमेनी के लिए जो 2020 में यह ट्वीट करता है कि मुसलमानों का पूरी दुनिया में जो दिल है वो पसीजता है, भारत में मुसलमानों के ऊपर जो मैसेकर हो रहा है उसके लिए नरसंहार, और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं उन्हें ये रोकना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सोच जो ये कर रही है, तो भैया उसके लिए कम से कम, हमारे मन में तो कुछ नहीं है, जिनके मन में होगा वो अपना धर्म करे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही ईरानियन लीडरशिप थी जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ गलत हो रहा था तो पूरा सपोर्ट आ रहा था वहां से, स्पीचेस चलती थी इसकी, निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाह रहे थे ना तब। तो ईरान का उस शिया पॉपुलेशन का बड़ा रोल था, रेडिकलाइज्ड शिया पॉपुलेशन का। कारगिल में बड़ी संख्या में रहते हैं, पूरे कश्मीर में लगभग 15 लाख 20 लाख के आसपास है। और उनके लिए अब इस देश में लोग परेशान हो रहे हैं, अरे खमेनी मारा गया, खमेनी तुम ही कहते थे ना योद्धा है, हुसैन साहब के उसमें चल रहा है ये लाइन ऑफ सक्सेशन में, तो ठीक है, हो गया, खप गया, अब क्यों डर रहे हो, अब क्यों छाती पीट रहे हो? भारत को सिर्फ और सिर्फ, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों से मतलब होना चाहिए। वो इजराइल के साथ है, ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ है, जिसके साथ है। भैया भारत के हित तो तालिबान के साथ भी अलाइन हो रहे हैं फिलहाल कई जगह, तो मुझे तो लग रहा है उन मुद्दों पे तालिबान का साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और बड़े बड़े भारत में भी पत्रकार लिख रहे हैं, अरे खोमेनी की शहादत हो गई, वो रवीश कुमार लिख रहा है शहादत। जो व्यक्ति बंकर में छिपा बैठा था अपने परिवार के साथ, 30-30 हजार ईरानियों को जिसने कुछ दिनों में मार दिया, जिसने छोटी छोटी बच्चियों को उनके पिता के सामने मार दिया हो, जिसने सिर्फ महिलाओं को सिर ढकने की वजह से मार दिया हो, भैया वो योद्धा नहीं हो सकता। कम से कम हमारे पैरामीटर पे नहीं हो सकता। उसका जो भी है ठीक है, कार्यक्रम उनकी आपस की लड़ाई है, वो निपट लेंगे। जो भी कर रहे हैं इजराइल ईरान के साथ, अमेरिका कर रहा है, भारत में क्या है वो समझना चाहिए, वो जरूरी है। खैर, भारत में भी अब सीसीएस की बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बाहर हैं, दिल्ली आज शाम को लगभग 9:30-10 बजे तक पहुंचेंगे। उसके बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। कारण, अब संभावित कारण, क्योंकि असली कारण क्या है वो तो इंटेलिजेंस इनपुट जो होगी जिस हिसाब से होगा वो होगा, लेकिन संभावित कारण,
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से बंद किया गया है और भारत की लगभग 40 से 50% जो ऑयल सप्लाई है वो उसी रास्ते से आती है, और नॉन ऑयल सप्लाई जो है लगभग 15 से 20% वहां से आती है और जाती है, वो बंद है फिलहाल। तो भारत क्या कंटिजेंसी प्लान तैयार करेगा, किस तरीके से ऑयल सप्लाई सुनिश्चित होगी, एनर्जी प्राइसेस ना बढ़े, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, निश्चित तौर पर जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये पहला होगा। दूसरा, उस रीजन में भारत के जो हित हैं उन्हें कैसे सही रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि लगभग 1 करोड़ भारतीय उस इलाके में रहते हैं। एमबीजेड अभी भारत आए थे कुछ दिन पहले, सऊदी से उनका जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, उसके अलावा संभावना यह है कि शायद इस चीज की जानकारी थी और वो कन्वे किया जा रहा था इधर से उधर या उधर से इधर। तो क्या वहां कोई इवैक्यूएशन प्लान भी चलाया जा सकता है क्या, चलाने की जरूरत पड़ सकती है क्या? क्योंकि अगर यहां से एस्केलेट होती है, क्योंकि अभी भी ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो क्या वहां पर कोई इवैक्यूएशन प्लान भी की संभावना जनित होती है क्या? भारत ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे सिक्योर किए जा सकते हैं उसकी बात चल सकती है। साथ ही भारत का पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर भी कुछ गतिविधियां कल रात हुई थी, तो क्या पाकिस्तान एक डाइवर्जन के तौर पर भारत के साथ कुछ कर सकता है क्या? और साथ ही भारत में रहने वाली जो शिया पॉपुलेशन है, कहीं उसमें से कुछ कोई दंगा एलिमेंट टाइप ना आ जाए। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो खैर बाबाजी मजबूत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां वो शिया पॉपुलेशन में कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, किसी लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए। तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस के आधार पर इन सब चीजों पर चर्चा की जा सकती है सीसीएस की बैठक में, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कम से कम जो सुपरफिशियली ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, ये 4-5 मुद्दे हैं जिनका डिस्कशन वहां पर हो सकता है। इसका मतलब भारत इस बढ़ती हुई सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंट मानकर उसके लिए क्या किया जा सकता है क्या नहीं, उसके लिए तैयारी कर रहा है। खैर, इन सब चीजों में जो भी और डेवलपमेंट आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।